नमस्कार, आप देख रहे हैं समय एक रफ्तार। अभी मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश निरंजन सिन्हा और ये सर अभी अपना परिचय देते हुए। जी, मैं अपना परिचय देता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर राकेश रंजन सिन्हा हुआ और हम अभी तत्काल जो है मगध महिला कॉलेज पटना विश्वविद्यालय में इतिहास में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर राज्य और देश और विदेश की समस्याओं पे अपना विचार रखना मुझे अच्छा लगता है। और आपने ये मौका हमें दिया और समय की रफ्तार चैनल पर, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सर अभी सबसे पहले आप ये जो अभी मौजूदा हालात है देश के, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा देश की हालात जो है उस पे सब लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारा जो राय है कि देश अभी जो दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा, वैसी हालात में नहीं है। निश्चित तौर पर देश की हालात जो 75 साल जो देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन 75 साल में हमारी जो व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर धराशायी होती जा रही है और जनता के लायक वो नहीं रह पाई है। तो अभी सर इसमें बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ सुझाव या कुछ? देखिए, जब वो हमारा सारा प्रशासनिक जो तंत्र है वो सब वो अपने आप में जब वो निष्पक्ष रूप से काम करना शुरू करेगा, तभी देश की हालात सुधार हो पाएंगे। क्योंकि अभी की वर्तमान जो सरकार है वह बहुत सारे जो हमारे इकाई है शासन चलाने की जो व्यवस्था है जो जनता से जुड़ी हुई है, उस सारे व्यवस्था को किसी न किसी प्रकार वो अपने दिशा निर्देश के अनुसार वो चला रही है और अपने लाभ के लिए चला रही है। वो जनता का उससे भला विकास नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर पर से ऐसी सरकार को चेतना होगा और उसे नकली जो राष्ट्रवाद का जो हवा ये फैला चुके हैं, ये नकली राष्ट्रवाद से इनको, हम ऐसी सरकार से जनता को मुक्ति पानी होगी, तभी जनता का कल्याण हो पाएगा। अभी सर ये जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और इसके बारे में कई लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं, तो इसका अगर आप राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में देखते हैं तो इसका क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आपने देखा कि जब से मोदी सरकार, जब भारत देश पे जब शासन करना उनका शासन शुरुआत हुआ, तो शासन करने के बाद जनता को लगी थी कि बहुत कुछ इसमें परिवर्तन आएंगे, कांग्रेस के बाद इनके हाथों में सत्ता आई है। हमें भी लगा था कि निश्चित तौर पर से परिवर्तन कुछ दिखने को मिलेंगे, लेकिन जितने भी इन सरकार ने निर्णय लिए वो सारे निर्णय कहीं ना कहीं आप यदि देखेंगे तो कांग्रेस की जो एलपीजी पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं कि लिबरलाइजेशन अर्थात उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों आधारित नीतियों पर ही अंधाधुंध चलती चली जा रही है। जिसमें क्या है कि स्कोप खत्म होता जा रहा है। मतलब जिससे लोगों को जो बेहतर रोजगार मिल पाएगा, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल पाएगा, वो सारी इकाइयाँ धीरे धीरे सरकार बेचती जा रही है और वह किसी न किसी प्रकार से निजी हाथों में चली जा रही है। और निजी कंपनियां जो है उसको अपने फायदे और लाभ के दृष्टिकोण से देख रही है, उसमें उनको जनता का विकास उसके लक्ष्य में नहीं है। जबकि सरकार के जो कुकर्म होते थे और सरकार जो काम करती है उसमें जनता का विकास निहित होता है। तो निजीकरण में जनता का विकास कैसे संभव हो पाएगा? वो तो निजी कंपनियों का लाभ हो पाएगा। ये अग्निपथ योजना जो चली है सर 4 सालों के लिए उनकी बहाली हो रही थी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अग्निपथ जो योजना चल रही है, ये निश्चित तौर पर से देश को कहीं ना कहीं ये खोखला और कमजोर करने की योजना है। अग्नि जैसे ही मोदी सरकार जो ये निर्णय ले रही है और इसके उदाहरण वो देने के प्रयास में है, इजराइल के प्रयास में है या अन्य यूरोपियन देशों के प्रयास में। जैसा कि आपको पता होगा, ताज़ा तरीन उदाहरण है कि रसिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। वहाँ भी 4 या 5 वर्ष का इस टाइप का सेना में भर्ती की प्रक्रिया थी। तो रसिया शुरुआती युद्ध में असफल हो रहा था, क्योंकि उसके शुरुआती युद्ध में जो उसने लड़ाका लड़ा, सैनिक जो लगाए हुए थे वो 4-5 साल वाले थे, जिससे उनको असफलता हाथ लग रही थी। क्योंकि 4-5 साल में किसी भी प्रकार में मेच्योरिटी लोगों में नहीं आ पाती है और बहुत कुछ वो सीख नहीं पाते हैं। क्योंकि अपना देश का भौगोलिक जो बनावट भी है वो बहुत अलग तरह का है। जहाँ एक तरफ पहाड़ है और सियाचिन जो कि दुनिया का ऐसा दुर्गम चोटी है और ऐसा सैन्य अड्डा है जो विश्व में कहीं नहीं है, जहाँ आदमी गल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये 4 साल की योजना नाकाफ़ी साबित होती है। ये निश्चित तौर पे ये जनता का केवल दिग्भ्रमित करने के लिए, क्योंकि विद्रोह ना हो जाए, जनता बेकारी और से काफ़ी परेशान है, और क्योंकि युवाओं का देश भारत है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, तो इन युवाओं को बरगलाने के लिए, इनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए ये कहीं ना कहीं ये मतलब चमचमाती योजना है। आप कह सकते हैं कि टूटा हुआ बर्तन को अच्छे से लेप लगा कर इसको प्रस्तुत करने का तरीका है, जो अगर जो उसको पटका जाए तो टूट जाएगा। तो उसी प्रकार से ये सैनिक अगर जो कहीं जाएंगे तो ये तो अपने परिवार का तो नुकसान इनका होगा ही होगा, देश का भी कहीं नुकसान हो जाएगा, और थोड़ा भी पैसा देने का जो इनका चक्कर है वह धन भी बर्बादी हो जाए। मतलब हर तरह से सर्वनाश का ही ये पहचान है, ये अग्निपथ योजना। अभी सर कई लोग हैं इसमें जो इसका आंदोलन कर रहे थे और ट्रेनों में आग लगा दी थी, ये कहाँ तक सही था या क्या था? देखिए,
अब हमारा कहना है कि अगर जो युवाओं ने ये आंदोलन चला रहे थे और युवा कहीं न कहीं अब देखेंगे कि अनियंत्रित हो जाते हैं, क्योंकि आंदोलन कभी भी व्यवस्थित नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्थित आंदोलन राजनीतिक दल करते हैं और युवा कभी व्यवस्थित आंदोलन कभी नहीं करता है। और कहीं ये माहौल क्यों ऐसा क्रिएट हुआ, कभी सरकार को इसको लोग दोष नहीं देते हैं, क्योंकि सरकार को दोष देना चाहिए। अभी लोकसभा में आप देखेंगे सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, लगता है वो निजी लड़ाई लड़ रहे हों और माहौल पूरा गर्म हो जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कृषि विधेयक पर कम से कम जो है सो हजारों हजार किसान मर गए बेचारे, और साल भर के बाद वो योजना वापस आई। तो बताइए उतना पेशेंस युवाओं में कहाँ से होगा। तो सरकार की जब ये अड़ियल नीति है तो जनता ऐसे में युवा कुछ ना कुछ उनसे गलत हो जाता है। और क्योंकि 4-5 मोदी साल के शासन के 8-10 साल से आप ये ग्रुप डी का एक वैकेंसी आई थी जिसके आज तक भर्ती नहीं हुई, ऐसी कई योजना इनकी खटारे में मतलब है, समझिए। तो ऐसे में जनता क्या करेगी, आखिर में युवा क्या करेंगे। और वह भी उनके पेट की बात आ गई, देश की सुरक्षा की बात आ गई, और सम्मिलित रूप से एक बार उनको ये नज़र आने लगा कि सरकार एक तो रोजगार दे नहीं रही थी इतना दिन से, अब जब देने की बात की है तो उसमें भी वो इनका जो है मोह भंग कर रही है। तो निश्चित तौर पर से वो तो ये उचित तो खैर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये माहौल जो है सो शासक के द्वारा ही बनाया जा रहा है देश में। एक निर्धारित समय उन्होंने कर रखा है, जी। उसी के हिसाब से वो दे रहे हैं। अब जैसे वो वेतन दे रहे हैं, मान के चलिए 4 साल का है तो उसमें कह रहे हैं कि 11 लाख दिया जाएगा, तो 11 लाख जो दिया जाएगा, जो बात हो रही है, तो उसमें उनके पेमेंट से ही तो 30% कटेगा। अब बताइए कि 21,000 रुपया में, मतलब 21,000 रुपया में वो कैसा अपना पेट कैसे पालेंगे और अपने परिवार का और अपने भविष्य को वो कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो उन्हें तो भविष्य को मजबूत कर सकते हैं और ना तो देश को मजबूत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सो देश को भी नुकसान है और जो युवा को भी नुकसान है और माता पिता को भी नुकसान है। मसला वहीं का वहीं रहता है, 4 साल बाद फिर बेरोजगारी। फिर बेरोजगारी है। और उसमें जब कहा जा रहा है कि फलाने डिपार्टमेंट में, फलाने विभाग में उनको जगह दिया जाएगा, तो हमको ये सरकार बताए कि फलाने डिपार्टमेंट में, जो विभिन्न डिपार्टमेंट का नाम ले रही है, तो उसकी वैकेंसी और फिर उसकी वैकेंसी, तो कहीं ना कहीं तो युवाओं पर बेरोजगारी का ही तो मार पड़ेगा ना। अब जैसे उसके लिए अलग से वैकेंसी है, मान के चलिए उसके लिए अलग से युवा भर्ती होंगे और उसके लिए अलग से युवा भर्ती होंगे, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी का तो कमी हो रहा है, कहीं ना कहीं तो बेरोजगारी बढ़ रहा है। तो सरकार इसको कैसे झाँपने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं युवाओं को भ्रमित कर रही है। सर, इस पे एक राजनीतिक सलाहकार होने के कारण आपके हिसाब से क्या सलाह होनी चाहिए? देखिए, सरकार को ये चाहिए कि अब उस सरकार, जैसा देखिए कोई भी घर है, जैसे आपका घर है, तो आपकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, तो आपका आय का स्रोत मान के चलिए एक है, तो आय का स्रोत है तो उसी के हिसाब से आपका खर्च होगा। तो उसी प्रकार से देश है, तो देश में देश को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है। सरकार धीरे धीरे सारे उपकरण को बेच रही है, तो इनका आय का स्रोत तो घट जाएगा। जब आपका मूल संपत्ति बिक जाए, केवल उसका मतलब एक ही बार पैसा आए, फिर आगे आने की संभावना एक टैक्स के रूप में हो, तो मूल पैसा का तो जोड़ वो नहीं कर सकता। तो ऐसे में इनके धन की कमी है। तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि धन की हमें कमी, जिसके कारण मैं 4 साल के लिए कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम नाकाम हो गए हैं, ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चुके हैं, जिसका भुक्तभोगी जनता को। तो अपने कमी को झाँपने के लिए ऐसे तुगलकी फरमान जो जारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान होगा जी। अच्छा सर, हमें एक बात ये भी पता चली है कि अभी आप कुछ 75वें वर्षगांठ पे आप कुछ करने की सोच रहे हैं, जो लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं। भारत देश जो है, जैसा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 75वां अमृत महोत्सव, अर्थात देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो उस पर 75वां वर्ष का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उसमें 200 स्टोरी बिहार से जाना है, जिसमें वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिनका बहुत ज़्यादा नाम चर्चित नहीं है, तो उनकी कृतियों को सरकार ले रही है। तो अभी उस प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हूँ, भारत सरकार की कला संस्कृति युवा विभाग का वो मैं हिस्सा हूँ, जिसमें मैं स्टोरी कुछ लोग मतलब बिहार से बहुत सारे स्टोरी को मैं लिख रहा हूँ और भारत सरकार को मैं उसको अग्रसरित कर भेज रहा हूँ। जो लोग गुमनामी के अंधेरे में गायब हो चुके हैं, उन्हें आप ढूंढ कर। देखिए, ऐसा है कि जब मैं उसके तरफ में गया, तो उसकी तरफ जब जाने से पता चला, तो हमको लगा कि देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या आपको नेहरू या गांधी या पटेल, ये सारे जो नेता जो बनते हैं, या ये सारे जो नेता बने या चर्चित हुए आप लोगों के बीच में, हम लोग उनको अपने राष्ट्रनायक मानते हैं, तो वो राष्ट्रनायक तो बने, तो वो उनका अपना निजी केवल कृति नहीं था,
क्योंकि उस आज़ाद गांधी को बनाने में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने जो जेल भरो आंदोलन किया था, जो अपना कुर्बानी दिया था, बलिदानी दिया था, वो यदि उतना बलिदान नहीं होते, उतनी संख्या में यदि वो जेल नहीं जाते, तो शायद आज़ाद गांधी नहीं बन पाते। तो आज़ाद गांधी बनवाने के पीछे ये सारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़ाका, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनमें जोश था, जज्बा था, अंग्रेज़ों से लड़ने की क्षमता थी। जब उनका इतिहास हम देख रहे हैं तो हम ये भरपूर पा रहे हैं कि कहीं न कहीं बिहार में काफ़ी ऐसे अतीत छुपा हुआ, इतिहास छुपा हुआ, जिससे बिहारी प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान बिहार की इतनी सत्ता और इतनी सरकार आई और गई, लेकिन ऐसे लोगों के कृतियों पर किताब लिखवाना या उसका चर्चा करना या उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना, ये सब उचित नहीं समझा। तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ भी अन्याय हुआ है और आज की पीढ़ियों के साथ भी अन्याय हुआ है, और आज़ादी के साथ तो छलावा हुआ ही हुआ है। सर बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। जो हम गुमनामी के अंधेरे में गायब हो चुके हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनको सर ढूंढ रहे हैं, उनकी पूरी कहानी लिख रहे हैं और वो सरकार को पेश करना चाह रहे हैं। जी जी, सरकार के पास वो जा रही है योजनाएं, बिल्कुल। तो योजना 75वें वर्षगांठ पे जो है सरकार को ये देंगे और उनको जो है सम्मानित किया जाएगा एक महोत्सव में। जी जी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर निरंजन सर, राकेश निरंजन सर। तो अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश निरंजन सिन्हा सर। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपको आप भी बहुत आभार। अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी, आपको भी आभार और आपके दर्शकों को भी आभार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का मैं फिर से करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं समय की रफ्तार। मैं हूँ साजिद हुसैन, कैमरा पर्सन प्रेरणा के साथ।